अस्सलाम वालेकुम। टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी सेकेंड ईयर ग्रेड 12 की बायोलॉजी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों का इस साल कोर्स जो है वो अपडेट हो चुका है। बट ये जो आपका कोर्स है या जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू the national curriculum of Pakistan, which is designed in 2022 and 23 में ये डिज़ाइन हो चुका है। तो काफ़ी इसमें चेंजिंग लाई गई है। अगर हम इसमें आ जाएं आपके चैप्टर लिस्ट की तरफ, तो ज़रा देखिएगा। इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं और कुछ चैप्टर आपके शुरू के फर्स्ट ईयर से यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं और कुछ इसके अपने पुराने चैप्टर जो इससे पहले वाली जो बुक थी टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी, उसी में थे, वहीं रखे गए हैं। और कुछ चैप्टर्स फिर नए इंक्लूड किए गए हैं, जैसे बायोस्टैटिक एंड डेटा एनालाइजिंग है, और इसी तरह से स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। क्लाइमेट चेंज का एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया इसमें। सिलेक्टेड टॉपिक्स का एक अलग से इन्होंने चैप्टर बनाया हुआ है। और देन फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स, फार्माकोलॉजी का एक इन्होंने पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो गाइस, अभी हम अपने इस बुक के फर्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। एज यू नो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम उसको उर्दू में बोलें तो इसको निज़ाम कहा जाता है, यानी हज़म करने वाला सिस्टम। निज़ाम, सिस्टम को उर्दू में निज़ाम कहते हैं। अब यहाँ पे जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डू वी नीड फूड? हमें खुराक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों खाते हैं? गाइस, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी बेसिक से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर किसी को, कुछ स्टूडेंट्स में भी ऐसे भी हों कि जिनको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस की भी इंफॉर्मेशन ना हो, दैट्स वाई मैं छोटी से छोटी चीज़ को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल ये बहुत ही छोटे लेवल का सवाल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे, क्योंकि पहली जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है टेक्स्ट बुक की, यहाँ पे एज मैं अगर रीड करूँ तो देखें, इसमें लिखा है, आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपरली। दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि वाई डू वी नीड फूड? हमें खुराक की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमें खुराक की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि खुराक के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स, वो ग़िज़ाइयत, वो अज्जा पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए और प्रॉपरली, मुनासिब तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जो नीड होती है, अपने बॉडी को मेंटेन रखना पड़ता है। हमारी ग्रोथ की नीड होती है, क्योंकि हमारी नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और यही न्यूट्रिएंट्स में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं, हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। वो हमारे गोश्त, हड्डियों में, ब्लड में, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स में तब्दील होते हैं। और उससे फिर हमारी बॉडी एक तो मेंटेन रहती है। अगर हम ग्रोइंग एज में हैं तो फिर हमारी बॉडी ग्रो करती है, नशोनुमा पाती है। हम छोटे हैं तो हम बड़े हो जाते हैं, हम पतले हैं तो हम हेल्दी हो जाते हैं, हम मोटे हो जाते हैं, एंड फंक्शन प्रॉपरली। और फिर हमारे पूरे जिस्म के जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सब को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनको अपना स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना पड़ता है और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, यू नो वेल, कि एनर्जी की नीड होती है। तो बहुत सारी खुराक जो हम खाते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर यूज़ होती है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स को, इवन सेल्स एंड ऑर्गेनल्स से लेकर सिस्टम और पूरी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। बग़ैर एनर्जी, बग़ैर तवानाई के हमारे जिस्म का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। अच्छा जी,
मुझे उम्मीद है मेरे वो जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब आपको मिल चुका होगा कि वाई डू वी नीड फूड। अब जहाँ तक बेटा हम जो फूड के अंदर, हमने कहा कि फूड के जो अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अज्जा होते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की, अब फूड, अब वैरायटी ऑफ फूड्स हैं, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के फूड खाए जाते हैं, लेकिन अगर कॉमनली मैं कहूँ तो उसमें वेजिटेबल्स आ जाते हैं। फिर वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, देन फ्रूट्स आ जाते हैं, फिर मिल्क है, फिर मीट है, देन एग्स हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, हमारे खुराक में शामिल है। फिर पानी भी है, वाटर भी हमारे खुराक में शामिल है। अब ये जो जितने टाइप ऑफ फूड हैं, इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर कॉमन। किसी एक में एक किस्म का न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है या किसी दूसरे एक खुराक में फिर फूड के अंदर न्यूट्रिएंट की कोई एक जो कैटेगरी है वो ज़्यादा या कम मिकदार में मौजूद होते हैं। अलग अलग परसेंटेजेस हैं उनके, इंशाल्लाह आगे अगर आपके इस टेक्स्ट में शामिल है तो इनको हम थारोली डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे आप देखें कि न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, अब जो भी खुराक हम खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड या मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के अंदर मौजूद होते हैं, द डाइजेस्टिव, अब आगे कहता है द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स टू यूज फॉर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ लाइक एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग सेल्स। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में वाई डू वी नीड फूड के उस क्वेश्चन के आंसरिंग के दौरान मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, जब हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, उस खाने के ज़रिए से जब खाना हमारे स्टमक तक जाता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में, अच्छा देगर फंक्शंस हैं उनको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ जाने के बाद इसकी जैसे तो वैसे तो डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ये फूड डाइजेस्ट होता है तो लार्ज जो पार्टिकल ऑफ फूड हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, यानी कार्बोहाइड्रेट हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लार्ज पार्टिकल्स एज लार्ज पार्टिकल की फॉर्म में वो बगैर डाइजेस्ट हुए हमारे इंटेस्टाइन के लुमेन से हमारे विलाई के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो दैट्स वाई उनको बहुत ही सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटना पड़ता है, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो एट लास्ट यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होगी, यानी इनकी डाइजेशन होगी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और ये अमाइनो एसिड में फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह फैट्स हैं तो ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। विटामिन्स वैसे ही ये स्मॉल होते हैं, इनको फर्दर इनको डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये एज इट इज़ हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरह मिनरल्स होते हैं, क्योंकि ये आयनिक स्पीशीज़ की फॉर्म में होते हैं या फिर रेडिकल्स की फॉर्म में होते हैं, बट बहुत छोटे होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो पानी और फूड के साथ, पानी के साथ ये एब्जॉर्ब होकर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। अब ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये जो शुरू के 3 कंपोनेंट्स हैं ये इंतहाई अहम हैं। खैर मिनरल्स और विटामिन और पानी की भी अपनी अहमियत है, वो भी वाइटल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो शुरू में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये तीनों एज एनर्जी सोर्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर भी यूज़ होते हैं, और बॉडी की रिपेयरिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है, और फिर हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर भी यूज़ होता है। इसी तरह से फिर प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी पूरी बॉडी, मोस्टली हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन्स की बनी होती है, तो पूरी बॉडी की के अंदर जो एज अ बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर भी यूज़ होता है, और फिर कभी कभार ये टूट के अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स की फिर फर्दर मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये कंबशन में, रिस्पायरेशन में चला जाता है, और फिर हमें एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पर भी यूज़ होता है। इसी तरह फैट्स हैं, फैट्स भी जो है ये एज यू नो कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, वहाँ पे भी फैट्स होते हैं। और इसी तरह हमारे बॉडी के मुख्तलिफ
बॉडी पार्ट्स के अंदर फैट्स यूज़ होते हैं बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी ज़्यादा इसके फैट्स के मालिक्यूल के अंदर एनर्जी उनके निस्बत कार्बोहाइड्रेट के निस्बत और प्रोटीन के निस्बत दुगनी एनर्जी पाई जाती है और एज आ एनर्जी सोर्स भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह फिर रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, जो वर्न आउट सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए भी यही मटेरियल यूज़ होता है। अंदर जाके जो डैमेज सेलुलर पार्ट्स हैं या सेलुलर ऑर्गन्स के जो डैमेज पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने में हमारे ये खुराक के अज्जा यूज़ होते हैं, ग्रोथ यानी नशोनुमा के लिए भी। अब एनाटोमिकली एंड फंक्शनली, एनाटोमिकली मींस स्ट्रक्चरली, चाहे आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, मोस्टली एनाटोमी तो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम कहते हैं, लेकिन चलें जी मोस्टली कहा जाता है। तो एनाटोमिकली एंड फंक्शनली digestive system can be divided into a tubular, gastrointestinal tract and accessory digestive organs। यानी ये कहता है कि हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एनाटॉमिकली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली, यानी यू कैन से फंक्शन कहते हैं फिजियोलॉजिकली, ठीक है, इसके फंक्शन के लिहाज से और इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको टू मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारी ट्यूब्यूलर, एक पूरा एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जिसको डाइजेस्टिव, सिंपली डाइजेस्टिव ट्यूब भी कहा जाता है, या दूसरे अल्फाज में इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। यानी इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आवर ओरल कैविटी, हमारे ओरल कैविटी से लेकर आखिर तक जो एनस है, जो एनल कैनाल है, वहाँ तक जो एक ट्यूब है, बेशक कहीं पे ये नैरो है, कहीं पे डायलेटेड है, बट पूरी की पूरी एक ट्यूब है, इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एसेसरी तौर पर यानी एसोसिएटिव हैं और ये मददगार के तौर पर मौजूद हैं, जैसे कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमारा लीवर है, पैंक्रियाज हैं, इसी तरह हमारे स्टोमक के अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ हैं या ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आ जाते हैं। अच्छा, द ऑर्गन्स ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब इस जो पूरी हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसके अंदर कौन कौन से पोर्शंस या कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं। तो फर्स्ट में आता है हमारी ओरल कैविटी, जिसको हम उर्दू में मुंह कहते हैं, और देन फेरिंग्स, जिसको हम उर्दू में हल्क कहते हैं। एसोफेगस, खुराक की नाली, जो ओरल कैविटी से खुराक को हमारे स्टोमक तक पहुंचाती है। देन स्टोमक है, डायलेटेड ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन इसमें शामिल है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। और एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर जो एसेसरी डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं, उसमें टीथ हैं, हमारे दांत शामिल हैं, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है, गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियास है। The GIT is a continuous tube from mouth to the anus। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपके टेक्स्ट में भी ये बताया जा रहा है कि जो डाइजेस्टिव ट्यूब है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो ये एक्सटेंड होती है हमारे ओरल कैविटी, हमारे माउथ से या ओरल कैविटी से अप टू द एनस या एनल कैनाल तक। एज यू नो कि बेटा इट इज़ स्पेशलाइज्ड एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग इट्स लेंथ। अब ये जो पूरी लेंथ वाइज है, अगर पूरी लेंथ में अगर इसको हम देखें तो ये डिफरेंट एरियाज़ में जाके ये हाईली स्पेशलाइज्ड है और एक डिफरेंट किस्म का फंक्शन परफॉर्म करती है, विथ ईच रीजन डेजिग्नेटेड टू कैरी आउट डिफरेंट रोल। यानी हर जो अलग स्पेसिफाइड रीजन है वो एक मखसूस किस्म का फंक्शन, एक मुख्तलिफ और मखसूस किस्म का रोल प्ले करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसकी लेंथ बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर्स की इसकी लेंथ होती है, या यू कैन से कि 30 फीट लेंथ होती है इसकी। और इट पासेस अक्रॉस द थोरेसिक कैविटी,
क्योंकि एज़ यू नो हमारी जो एसोफेगस है वो एक्सटेंड डाउन होती है फेरिंक्स से, तो ये हमारे चेस्ट कैविटी से गुजरती है। चेस्ट कैविटी भी हम इसको कहते हैं, थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। और देन इट इंटर्स इन द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि हमारी जो पूरा जो ट्रंक है उसके अंदर जो हमारी बॉडी कैविटी है वो दो हिस्सों में तकसीम है, एक को चेस्ट कैविटी कहते हैं, एक को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। डायफ्राम से ऊपर लंग्स एंड हार्ट की जो जगह है दैट इज़ कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम से नीचे जहाँ पे हमारा स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको हम बेली कहते हैं, दैट इज़ नोन एज एब्डोमिनल कैविटी एट द लेवल ऑफ डायफ्राम। यानी डायफ्राम से वो जो है दरमियान में सेप्टम है वो उन दोनों को अलग अलग कर देता है।